वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक एक क्लासेज 2.0। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि हमारे रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो करा देता हूं कि हम कैसे अपने सारे सब्जेक्टों को, यानी कि मैथ सब्जेक्ट और विज्ञान यानी कि साइंस के चैप्टरों को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, हमारे 2 सब्जेक्ट पर फोकस रहेगा। हमारे इस चैनल पर बेसिकली 2 चैप्टरों पर फोकस रहेगा, मैथ और साइंस को कवर कराने का, जो कि हमारा टारगेट है कि 3 से या 4 महीने के अंतर्गत सारे सब्जेक्टों को कवर करा दें। ठीक है, हम साइंस के सारे चैप्टरों को अपने PDF के फॉर्म में पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इतना भरोसा दिला सकता हूं कि यदि आप हमारे इस सीरीज से, यानी कि इस बैच से, जो कि 2024 में हमारे भाई जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इस बैच को हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। जो हमारे भाई शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे, इतना मैं गारंटी दिला सकता हूँ, इतना भरोसा दिला सकता हूँ या इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर करोगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो में आज हमारा इंट्रो है, तो थोड़ा हम इंट्रो आज देंगे। ठीक है, बता देंगे हम कैसे अपने सिलेबसों को कंप्लीट करेंगे। भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, अगले वीडियो से हमारा इतना बड़ा नहीं रहेगा रोल, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्टों को कवर करते चले जाएंगे। आज का हमारा जो चैप्टर 1 होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अपना इंट्रो दे दें कि हम कैसे अपनी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पूरा अपना हमारा क्या प्लान रहेगा, क्या मास्टर प्लान रहेगा, हम कैसे परीक्षा के दिनों में हम कैसे तैयारी या रिविजन करेंगे, वो सब हम कराएंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे पर विश्वास कर 2 से 3 महीना आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स करोगे। 99% तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको, पहली बात कि हमारा मोटिव रहेगा कि सारी जितनी भी हमारे PDF में लिखी हुई हैं और मैथ है, क्लास में ही पूरी समझ में आ जाए। 80% तो कोशिश करूंगा, 99 नहीं करूंगा तो 80% कोशिश करूंगा कि आपको क्लास ही में याद हो जाएगा। ये हमारा मोटिव रहेगा। ठीक, और दूसरी बात कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने नोट्स को रिवीजन करते रहें। अब बात आती है कि नोट्स कहाँ से बनाएं, तो भाई हमारा वीडियो में जो PDF में लिखा हुआ है, इसको अपने नोट्स बुक में अच्छे से इसको नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम के समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मैं गारंटी दिला सकता हूँ अपने तरफ से, अपने अनुभव के अनुसार हम बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक, और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे तरफ से एक मोटिवेशनल कोट हो जाए, जान लगा दो या फिर जाने दो। मेरे भाई, यदि आप इस साल यानी कि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छे से 2 या 3 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो आपको जब एग्जाम का समय आएगा तो उस समय थोड़ा भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक, तो इसीलिए हम आज की वीडियो में थोड़ा इतना इंट्रो दे रहे हैं। आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, थोड़ी और बातें हैं जो कि वीडियो के अंत में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक, आज हम बात करेंगे अपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। हमने पूरा नोट्स कैसे तैयार करना है, यदि आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का व्यवस्था है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना तो वीडियो को रोक आप नोट्स को तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा क्लास में याद हो जाए। ठीक, पूरी कोशिश अपना। हाँ, इस बैच में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे कि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट दे सके, बेहतर से बेहतर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करा सकें आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
हमने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो को, इस बैच को चलाने के लिए, जो कि दोनों विषय हम ही पढ़ाएंगे, मैथ हुआ और साइंस हुआ, दोनों सब्जेक्ट को हमें कवर कराएंगे। अपनी पूरी जान लगा देंगे इस बैच को चलाने के लिए, जो कि हमारे भाई 10th के 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अपनी तरफ से पूरी 100% देने वाला हूं, उसमें कमी, मेरे मेहनत में तनिक भी कमी नहीं आएगी। आप देख कर ही अंदाजा लगा ले सकते हैं कि भैया कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करो या ना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कहोगे भैया क्यों? क्योंकि भाई जो भी हमारी नई वीडियो, जो हमने 2 से 3 महीने का टारगेट बनाया हुआ है, उसको हम 2 से 3 महीने में पूरा कर सकें, ताकि यदि आपने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो हम यह भी कह सकते हैं कि आप मैथ और साइंस के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन ना करें। हम अपनी तरफ से पूरी गारंटी के साथ दिलाता हूं कि जितना मेरा नोट्स रहेगा आप उतना रिवीजन कर लेना। कोई नहीं, ऑफलाइन कोचिंग वाला भी आपका साथी आपकी तुलना में कम ही पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना मेहनत करना पड़ेगा कि जितना पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, बहुत हुआ इंट्रो की बातें। अब हम बात आते हैं कल से हमारे जो कि पार्ट 2 होने वाला है संतुलित समीकरण पर। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पूरी बेसिक को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। बस इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे, पूरे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, पूरी विधवक से कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा पार्ट 2 होने वाला वो पूरी संतुलित समीकरण पर। इतना मैं भरोसा दिला सकता हूं कि यदि आपने संतुलित समीकरण वाली मेरी वीडियो देख ली तो मैं कहता हूं कि कोई भी समीकरण आ जाए आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से उसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक, तो हम आज बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें क्या बताया गया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? बताया गया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारा पहला इसमें रासायनिक अभिक्रिया ही बोल रहा था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब हम H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, H2O बनता है। तो देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा क्या बना दिए? H2O यानी कि जल बना दिए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O बना दिए यानी कि जल बना दिए। तो हमें यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यही तो बोला, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने H2O हमारा दूसरा चीज तत्व था और O2 यानी कि ऑक्सीजन हमारा दूसरा तत्व था। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो हमारा किस चीज का निर्माण हुआ? तो H2O का निर्माण हुआ। H2O का निर्माण हुआ, H2O हमारा एक नया पदार्थ बना ना, तो इसी को हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, अच्छा, कोई बता सकता है क्यों हम हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं? कोई बता सकता है क्यों नहीं हम H यहाँ पर लिख सकें? तो इसका कारण ये होता है मेरे भाई कि H2 एक हल्का तत्व होता है। ठीक, एक बाहरी कक्षक में, इसके बाहरी कक्षक में 2 परमाणु होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो इसके बाहरी कक्षक में 2 परमाणु होते हैं जो कि एकदम हल्का तत्व होता है। ये किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। H2O हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। हमारा वैसे ही ऑक्सीजन होता है, वैसे ही हमारा ऑक्सीजन होता है जो कि हल्का तत्व होता है। इसके बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको O2 के रूप में लिखते हैं। ठीक, समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको साइंस और मैथ में स्ट्रांग बनाकर छोड़ूंगा। बस आप 2 से 3 महीने लगे रहना। अब देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। थोड़ा समझना है, ऐसे
पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अब थोड़ा समझना कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक का नाम लिया गया है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभी लिए थे हमने H2O। H2O को हमने लिया था, H2O यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिया था कहो कि हाँ, प्लस ऑक्सीजन को लिया था, ऑक्सीजन को लिया था। तो ये जब आपस में अभिक्रिया किए तो किसका निर्माण किए थे? तो आप कहोगे भैया H2O का निर्माण किए थे, यानी कि जल का निर्माण किए थे। हाँ भैया, H2O का निर्माण किए थे, यानी कि जल का निर्माण किए थे। तो देखो बोला है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यानी कि ये हमारे क्या हुए? ऐसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ? अभिकारक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा अभिकारक? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, ऑक्सीजन भी तो ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। अब देखो तीसरा हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ पर H2O है। ठीक, H2O को लिख लेना, अभी इसका काम लगेगा। हमारा तीसरा पॉइंट पर ध्यान दो, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि हमारा H2O का निर्माण हुआ है, किसका? H2O का निर्माण हुआ, तो H2O हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाता है। ठीक, उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्लियर हुआ? इसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जिसका रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर H2O का निर्माण कर दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। वैसे ही जब अलग अलग हुए तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक। हमारा क्या है? O2 अभिकारक कहलाएगा, ये H2O का क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्लियर हुआ? हम आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो आगे, थोड़ा आगे समझो क्या बोल रहा है, हमारा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, पर हम जिसको भाई केमिस्ट्री से डर लगता है इतना मैं भरोसा दिलाऊंगा कि हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर को 15 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, 15 या 20 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या सीखा हुआ है। ठीक, अब थोड़ा देखो इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण को समझना। पहला हमारा उदाहरण क्या बोल रहा है? भोजन का पहला उदाहरण समझो, भोजन का पचना क्या है? भोजन का पचना कोई पूछे तो क्या बताओगे? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, क्लियर? श्वसन, हमारा दूसरा पॉइंट लिखा है श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर हुआ? एक हमारी कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, जो कि तीसरा पॉइंट पर दिखाई दे रहा होगा। और हमारा चौथा पॉइंट है मैग्नीशियम फीते का जलना, कैसी अभिक्रिया है? बताओगे? कैसी? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, दही का जमना कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? तो आप बताओगे रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुआ? आशा करता हूं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, अभिकारक समझ में आ गया कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अगला हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। अगला हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट हम रासायनिक अभिकारकों के परीक्षण, ठीक है, रासायनिक अभिकारकों के परीक्षण का
का अर्थ हुआ कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, कैसे पता लगाएंगे, ऊपर तो उदाहरण दिखा दिए। अब देखो, किसी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे कि कोई चीज़ है ठोस से द्रव में चेंज हो गया है तो हमारी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। जो ठोस से द्रव में चेंज हो गया वो रासायनिक अभिक्रिया, या तो द्रव से ठोस में आ जाए। तो जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो, हमारा दूसरा पॉइंट बोला है रंग में परिवर्तन। यदि रंग में परिवर्तन होगा तो आप कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। यदि तापमान में परिवर्तन होगा तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। यदि गैस का उत्सर्जन, यदि कहीं से गैस निकल रहा है तो आप कह सकते हैं कि हमारी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। गैस, यहाँ पर एक शोषण को समझे हो, शोषण कैसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए गैसों का आदान प्रदान हुआ ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, चलते हैं अपने अगले पीडीएफ की तरफ। हमारा अगला पीडीएफ क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन को परिवर्तन करने का तरीका क्या होता है, समझना। देखो, एक दिया हुआ है आपका शब्द समीकरण। क्या दिया हुआ है, शब्द समीकरण, जिसको लिखा गया है शब्दों में जिंक लिखा गया है, और इधर देखो, इधर लिखा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया है। ठीक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे कैसी है, शब्द समीकरण कहलाएगा। यदि हम जिसको शब्दों के रूप में लिखते हैं उससे हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो इसको देखो, यहाँ पर लिखा है अभिकारक। अभिकारक समझ में आया ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, इसलिए इनको अभिकारक कहे। अब प्लस में शब्द समीकरण, इसका नाम दिया गया है शब्द समीकरण। क्यों शब्द समीकरण कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो जिंक को शब्दों में लिखा गया है और सल्फ्यूरिक अम्ल को भी शब्दों में लिखा गया है, इसलिए इसे शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक, अब उत्पाद में क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। राइट हैंड में देखो, राइट हैंड आरएचएस में थोड़ा ध्यान दो, आरएचएस में ध्यान दो। यहाँ क्या बोला, इस वाले बॉक्स को ध्यान में देखो, इस वाले बॉक्स को। अब यहाँ पर देखो क्या ये बोल रहा है कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। जब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हुई तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, जिसको हमने उत्पाद बोले हैं। ठीक, बोलते हैं ना कि जब जिसका नया निर्माण होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। क्लियर हुआ, सब समीकरण क्या होता है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको ध्यान से यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा विस्तार से भाई ध्यान देना, ठीक है ना, एकदम विस्तार से यहाँ पर ध्यान दो। देखो क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हम उससे कहते हैं जिस तत्वों को हम उसके प्रतीक चिन्ह से प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखो, जिंक को हमने Zn लिख दिया, यानी कि उसके प्रतीक को लिख दिया। अब प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने H2SO4 लिख दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जिसमें हमारा ZnSO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन का उत्पाद बना, यानी हाइड्रोजन बना, जिससे हाइड्रोजन जब बाहर, ये जब इनका अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन हमारा जो होता है ये बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक, ये गैस होता है तो ये निकल जाता है। तो हमारा क्या निर्माण हुआ, यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ZnSO4। आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक, सूत्रों को एकदम याद करना पड़ेगा, मुंह जवानी पर याद होना चाहिए। यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी आती है तो आप क्लास 9th के सिलेबस को, चैप्टर को, एक चैप्टर में 3 को कंप्लीट कर लो, आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया किए तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ तो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया इसको उत्पाद बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है ना, उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक, ये वाला हमारे इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ठीक, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको हमने अभिकारक बोला है, इसको उत्पाद बोला। बस इसको शब्दों में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखा गया है, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है, क्योंकि इसके प्रतीकों से इसका डिफिनीशन बोलता है, जिसको हम प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले पीडीएफ पर। आशा करता हूँ कि ये पूरा आपको बातें समझ में आ रही होंगी, रटना नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है ना। आशा कर रहा हूँ क्लास में याद हो रहा है, क्योंकि बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, अब बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो रही है। ठीक, आज हमारा पूरा इंट्रो वाली वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको एकदम बेसिक से चलना पड़ रहा है। मैं इतना गारंटी दिलाता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वह भी सीखेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा। हम बस उसको करना क्या है, जितना हमारा पीडीएफ में है उसको नोट्स अच्छे से तैयार करना है, नोट्स को अच्छे से तैयार करके उसको रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। कोई ऑफलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना करा रहा हूँ उतना करना बहुत सफिशिएंट है, बहुत बेहतर है ये नोट। अपने अगला पीडीएफ हमारा क्या है, अब उसी के परिभाषा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पूरी अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो रासायनिक समीकरण जो कि हम पहले ही आपको बता दिए हैं, तो उसके डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पर आपको डिफिनीशन दिया गया है, ठीक, डिफिनीशन दिया गया है। डिफिनीशन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो हमारी रासायनिक समीकरण होती है उसको, जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। यदि किसी भी जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो हमारी रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। वही आपको बताएं कि जब हम रासायनिक समीकरणों के तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में के साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले ही आपको बता चुके हैं शब्द समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो कि आज वीडियो का लास्ट पॉइंट है, जिसमें क्या बताया गया है, ध्यान दो। इसमें बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। इसको समझना, कहने का मतलब इसका क्या है, इसको समझना थोड़ा। इसको देखो, उसने बोला कि ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को हम तीर निशान के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं ना, मान लो कि H2O यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की एक एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है ना। जब हम इसका अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हमारा H2O बनता है, ठीक, H2O बनता है, H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। कहोगे कि हाँ भैया होता है, ठीक, बताएं पहले ही। तो यदि बोले कि ताप में परिवर्तन करो, एक ताप अभिक्रिया होगी, ठीक, ताप दाब बढ़ाया जाएगा। अभिक्रिया में जब आगे पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि इतने ताप पर गर्म किया जा रहा है, इतने दाब इसमें बढ़ाया जा रहा है, ठीक, इसमें ये उत्प्रेरक है। तो उसको क्या करते हैं, हम एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो ताप का चिन्ह होता है वो इस तरह का कुछ होता है, ठीक, इस तरह का कुछ होता है। तो इसको हम दर्शा देते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं ताप परिवर्तन। ठीक, ताप को कुछ इसी डिनोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, कुछ बातें हम बताने वाले थे, यही बताने वाले थे मेरे भाई, जान लगा दो या फिर जाने दो। यानी कि जब आप 10th की तैयारी कर रहे हो तो भाई अच्छे से प्रॉपर एक सिस्टम से, हम ये नहीं कहता हूँ कि आप 14 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, ये मैटर नहीं करेगा कि आप 14 घंटे पढ़ें, 12 घंटे। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते रहे, लेकिन 4 घंटा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपनी एक डेडिकेशन के साथ पढ़ें कि हम 4 घंटा पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। भले से हम 20 घंटा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सूत रहे हैं, कुछ भी नहीं मतलब, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं। 4 ही घंटा पढ़ो, 5 घंटा पर अच्छे से प्रॉपर, हाँ, कि हमको 5 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जितनी भी हमको
लग रहा है जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम पूरी उतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिला सकें। अपनी पूरी जान लगा दी है आपको इस बैच को तैयार करने के लिए, पूरी एकदम जान। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए। हाँ, जो पीडीएफ में है उसको नोट करते रहे। आज हम मान सकते हैं कि थोड़ी कम पढ़ाई होगी, कि बहुत इसमें आप लोग कहेंगे कि बस बकवास तो कर रहा है। बकवास नहीं कर रहे हैं, जो बात सही था उसी को कर रहे हैं। जो हमारी कल वीडियो आने वाली है, यानी कि अगले समय जो हमारी पार्ट 2 की वीडियो बनेगी संतुलित समीकरण, उसमें इतना कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आज की हमारी ये पहली क्लास थी, इसलिए हमको इतना सब कहना पड़ा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझ सकें कि हम इसका प्रॉपर नोट्स हम कैसे तैयार करें। इसीलिए तो हम अपने पर विश्वास करके बोल रहे हैं कि आप ऑफलाइन कोचिंग से बेहतर स्टूडेंट बनकर निकलोगे, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक मात्रा में इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक, आपको भी हो, आपके दोस्त को भी हो, उसको भी ऑफलाइन कोचिंग ना लेना पड़े। हमने कभी आज तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया है, मेरी रियलिटी है कि आज तक मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया हूँ। ठीक है ना। अब मैं भरोसा दिलाता हूँ यार, जब मोबाइल लिए हो तो कुछ इसका सदुपयोग करो। ये नहीं हम कहते हैं कि आप दिन भर पढ़ते ही रहो, पर अच्छे से पढ़ो। एक हमारे चैनल से मत जुड़ो, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारे ही चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है ना, किसी भी चैनल से जुड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम अच्छे से। ठीक है ना, उसी के साथ जुड़े रहो। ठीक, तब जाकर आगे यहाँ कुछ पढ़ लिए वहाँ कुछ पढ़ लिए, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, सोचोगे यार वो तो दूसरा समझाया था, वो तो दूसरा समझाया था, यार करे तो करे किसको। एक जगह से पढ़ो ना भाई, सब अपने आप में बेस्ट टीचर होता है, कोई बेकार टीचर नहीं होता, सब अपने आप में बेस्ट टीचर होता है। किसी को समझ में आ जाता है, किसी को नहीं समझ में, जिसको नहीं समझ में आता है वो गाली देता है, जिसको समझ में आता है अरे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं टीचर। बस यही है और कुछ नहीं है, अंतर नहीं होता है। सब अपने आप में बेस्ट टीचर होते हैं, सब अपने आप में अपने मेहनत करते हैं कि मेरा स्टूडेंट अच्छा निकले, मेरा स्टूडेंट अच्छा निकले, अच्छे अंकों से पास हो गए, वही मेरा है। हम पूरी अपनी जान लगा दे रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।